Just like the Gay-Lussac law, there was the Avogadro law. Similarly, so according to Avogadro law, so first of all, I want to write the definition. Avogadro law के according, the ultimate particle of an element that take part in a chemical reaction, the ultimate particle of an element that take part in a chemical reaction and the ultimate particle that has the independent existence. तो दो चीजें उन्होंने बताई थी, एक तो वो अल्टीमेट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा एंड द अल्टीमेट पार्टिकल दैट हैज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो दोनों के बारे में सही से बताऊंगा। अल्टीमेट पार्टिकल दैट हैज independent existence, so they told about the smallest particle of an element that take part in the chemical reaction is called the atom. पहली बात तो ये बोली कि smallest particle of an atom, smallest particle that take part in the chemical reaction is called atom. Okay, it may or may not have the independent existence. मैं इसका मीनिंग समझाता हूं। it may, दो एटम था, it may and may not have independent existence. It may or may not have independent existence. So the smallest particle of a substance that has the independent existence is called the molecule. दो चीजें इसके अंदर हैं, and if it will, the smallest particle of a substance that has independent existence is called molecule. दो चीजें हैं, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड द अल्टीमेट पार्टिकल दैट हैज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक तो वो अल्टीमेट पार्टिकल, दो टाइप के पार्टिकल हैं, एक तो जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा और दूसरा जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेगा, मतलब उसको रिएक्शन में भाग लेने की जरूरत नहीं है, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस ही है, खुद में स्टेबल है। क्योंकि रिएक्शन में टेक पार्ट वो करते हैं जिनको ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है, या जिनको अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना होता है, या स्टेबिलिटी को फाइंड करना होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके, तो वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं और उसके बाद अपनी स्टेबिलिटी को कंटेन करने के लिए वो रिएक्शन करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। अब जनरली वो पार्टिकल होते हैं एटम। एटम जो होता है, एटम क्या होता है, एटम क्या करता है, रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर ले लें तो उसे हम कहेंगे एटम। अब एटम और दो चीजें हैं, मॉलिक्यूल और एटम, दोनों चीजें उन्होंने बताई।
कि एटम जो होते हैं वो तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। मैंने बार बार बताने की कोशिश की है कि जो नोबल गैस होती हैं उनके पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब उनके पास अगर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे, यानी कि अगर वो रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है सो will not take part in reaction and इनके पास क्या हो जाएगी फिर, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती तब वो रिएक्शन में टेक पार्ट करता। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है तो इट विल नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड इट विल बी हैविंग द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एटम जनरली तो रिएक्शन करते हैं, मैंने बार बार बताया है कि नॉन मेटल मेटल की सीरीज होती है, डी ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, एस ब्लॉक में मेटल होता है, पी ब्लॉक में जनरली नॉन मेटल होते हैं नोबल गैस को छोड़ करके, और सभी के सभी लगभग रिएक्टिव होते हैं, कहीं ना कहीं रिएक्शन जरूर करते हैं कि सबको जरूरत है अपने ऑक्साइड को कंप्लीट करने की, एक्सेप्ट की नोबल गैस। नोबल गैस भी कभी बॉन्ड बनाता है और वो शेयरिंग करके या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, उसके बारे में बाद में जानकारी हम कलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये है कि नॉन मेटल और मेटल्स जनरली बॉन्ड बनाते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो लगभग पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट होते हैं रिएक्शन करने के लिए वो तैयार होते हैं और उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने की जिम्मेदारी होती है। तो एटम तो जनरली मान लो किसी भी पार्टिकल का या किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो छोटा पार्टिकल होगा तो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो एटम कहलाएगी। तो सोडियम की भी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो एक एटम कहलाएगी, मैग्नीशियम की भी एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम कहलाएगी, और वो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगी, इसलिए उसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो रिएक्शन में टेक पार्ट ना करे तो उसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाता है, जैसे कि नोबल गैस। तो एटम को कितने में बांटा जा सकता है, एटम के दो पार्ट हो सकते हैं, या तो रिएक्टिव और या तो इनके पास होगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो जब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा इसमें होगा जैसे कि नोबल गैस, और रिएक्टिव जनरली ऑल एक्सेप्ट नोबल गैस। लगभग सब रिएक्टिव हैं और सबको जरूरत है अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करने की। तो नोबल गैस और जब में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा और रिएक्टिव होंगे जिनमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो तो एटम के टाइप्स हो गए। अब इन्होंने दूसरी चीज बताई जिनमें कुछ और पार्टिकल के बारे में जानकारी दी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज ए कॉल्ड मॉलिक्यूल। अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, ये एक एलिमेंट ही है, I2 हो गया, Br2 हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे एक एलिमेंटल बिहेवियर में ही है क्योंकि ये एलिमेंट की तरह से हैं, लेकिन इन्होंने अपने मॉलिक्यूल को बनाया है, मतलब एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और उस बॉन्ड फॉर्मेशन से H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, और ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा क्योंकि इसके पास अभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। इसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो ये कहलाएगा एक मॉलिक्यूल। और केवल एक ही सीरीज ऐसी है, ऐसे नोबल गैस की सीरीज, उनमें अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, तो वो जनरली एक सिंगल मोनोएटॉमिक में आते हैं। अच्छा, मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन अकेले है तो ये हो गया मोनोएटॉमिक, जैसे हाइड्रोजन का ट्वाइस हो गया तो ये हो गया डाइएटॉमिक। अब O3 बनता है तो ये हो गया ट्राई एटॉमिक, P4 बनता है तो ये हो गया टेट्रा एटॉमिक। तो ये एक तरीके से मॉलिक्यूल की तरह से बिहेव करेंगे
क्योंकि इनके कुछ पार्टिकल या कुछ एटम आपस में मिलके बॉन्ड बना चुके हैं और अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर चुके हैं। तो एवोगाड्रो ने दो बातें कही थी कि एवोगाड्रो ने डिफाइन किया था the ultimate particle of an element that take part in a chemical reaction and the ultimate particle that has independent existence। जो टेक पार्ट करेगा रिएक्शन में वो क्या कहलाएगा, उसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगी और वो रिएक्टिव कहलाएगा। क्या मॉलिक्यूल रिएक्टिव है? नहीं, जनरली रिएक्टिव नहीं है, लेकिन ब्रेक करके रिएक्टिव बनाया जा सकता है इसको। तो मॉलिक्यूल के पास क्योंकि ऑलरेडी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, जरूरत नहीं है इनको रिएक्टिव होने की, लेकिन हाँ केमिकल रिएक्शन को करते वक्त इनका यूज करते हैं, इनको ब्रेक करके मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं एटम्स में और ये रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल जनरली रिएक्टिव नहीं है, लेकिन इसको ब्रेक करके रिएक्टिव बनाया जा सकता है। तो मॉलिक्यूल के पास इंडिपेंडेंट स्टेबिलिटी है, यानी कि इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एटम। जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको रिएक्शन एटम कहते हैं। और एटम के पास भी कुछ एटम ऐसे होते हैं, कुछ एटम ऐसे भी हैं जो टेक पार्ट नहीं भी करते हैं। जैसे नोबल गैस का अगर एटम ले लोगे तो वो टेक पार्ट नहीं कराएगा, तो उसके पास इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस भी होगी। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये सारे मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस ही होते हैं। ये बिना ब्रेक किए इनको हम रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करवा सकते। The smallest particle of a substance that has independent existence is called the molecule। तो हमने दो चीज बताने की कोशिश की और अच्छे से समझाने की कोशिश की। एक है अपना एटम और दूसरा है मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है? एटम क्या है? इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल और यूनिट। और मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल का कलेक्शन, मतलब कलेक्शन ऑफ एटम। मतलब कुछ एटम के बीच में बॉन्ड बना है और उन एटम्स ने मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाया है। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम से मिलकर के बने होते हैं और एटम जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नॉट रिएक्टिव जनरली, मतलब रिएक्टिव तो है लेकिन ब्रेक करके रिएक्टिव करवाएंगे। तो इनके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और एटम के पास है भी और नहीं भी है। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है भी और नहीं भी है। नहीं कब है? जब कभी भी एटम लोगे तो नहीं है जनरली, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कब है? जब वो एक एटम, जब एटम जो होगा वो अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस की तरह से बिहेव करेगा तो समझ जाना कि उसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो आई डोंट थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम रही हो। अब आगे एवोगाड्रो ने कहा, एवोगाड्रो argued that since the smallest particle of the gases that has independent existence is a molecule and not an atom, hence volume of gases should be related to number of molecules and not the number of atoms. He put forward Avogadro's law, which states that equal volume of the gases under similar condition of temperature and pressure condition equal number of molecules. So write down this. क्या बोला उन्होंने? He argued that since smallest particle of gases since smallest particle of gases that has independent existence is that has the independent existence is a molecule
and not an atom, hence volume of the gas is and not an atom. जनरली वो एक एटम नहीं होता जिसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, नोबल गैस एक एक्सेप्शन को छोड़ करके। तो क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस शुड बी, जो अभी गैलोसैक का लॉ था, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस should be, volume of the gases should be related to number of molecule and not number of atoms. Related to number of molecules तो जो भी वॉल्यूम होगा गैस के पास, जो भी गैलोसैक ने बात की थी, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ एटम्स पे नहीं, क्योंकि वो कब रिएक्शन कर जाएंगे क्या पता। ठीक है, इसीलिए वो एक वॉल्यूम जो होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, नॉट द नंबर ऑफ एटम। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एवोगाड्रो का लॉ दिया, उस लॉ के अकॉर्डिंग टू लॉ, ये तो उनका कंक्लूजन था, तो अकॉर्डिंग टू लॉ equal volume of all gases, equal volume of all gases, equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, contains equal number of volumes, equal number of molecules. अच्छा, वहां गैलोसैक के लॉ में क्या था, जो वॉल्यूम होगा वो एक डेफिनेट रेशियो में होगा। अब वॉल्यूम आ चुका है, वॉल्यूम का यूज करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम के बारे में, उसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस करने की भी कोशिश की थी। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन, एक मैं लगाता हूं कहीं पे एवोगाड्रो, जैसे है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब यहां पर एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का है, एक वॉल्यूम क्लोरीन का है और एक वॉल्यूम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एक्चुअली इन दोनों का सम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अगर हम निकालेंगे तो जो इक्वल वॉल्यूम आएगा, इनके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास जो वॉल्यूम होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और बल का एडिशन है। तो बस कंडीशन वही है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर इनके पास 2 वॉल्यूम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास 2 वॉल्यूम है और एक वॉल्यूम क्लोरीन के पास है, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन के पास है। बेटा कैसे है, हाइड्रोजन के पास H2 होता है, क्लोरीन के पास Cl2 होता है और इसके पास 2HCl होता है। मैंने बार-बार इसको डिस्कस भी किया था क्लास में। तो हाइड्रोजन अगर बी लिया, इसका बी लिया, इसका 2b हो जाएगा। तो अगर मैं अब एवोगाड्रो को लॉ को अप्लाई कर दूं, अप्लाइंग एवोगाड्रो लॉ, अगर मैं एवोगाड्रो लॉ को अप्लाई कर दूं तो यहां पर इक्वल वॉल्यूम है ना, तो n मॉलिक्यूल ऑफ, मान लो ये n मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है और फिर वहां पर n, क्योंकि 1 वॉल्यूम यहां भी सेम है तो n मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन भी होंगे और यहाँ पर क्योंकि 2b है तो यहाँ पर
2n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, 2n मॉलिक्यूल ऑफ HCl। इज इट राइट और नॉट? आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हुई होगी। बस हमने उसी वॉल्यूम के फॉर्मूले को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको n लिखते हैं, n है, n मिल रहा है HCl में, इसने बनाया है 2n। इसको हमने डिवाइड अगर कर दिया 2 से तो सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हाफ भी कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ अगर मान लो हाफ मॉलिक्यूल है और प्लस हाफ मॉलिक्यूल है तो ये बना रहा है 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, राइट इट जस्ट लाइक वॉल्यूम ऑफ द गैलो-सैक लॉ, हमने बस सिमिलर चीज करी हुई है यहाँ पे। यहाँ पर एक चीज और है, मतलब कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप के एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। सिर्फ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया गया है, ये सेम टाइप का एटम है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम सिमिलर हैं, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम सिमिलर हैं। तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के इन्होंने H2 बनाया है, Cl और Cl मिलकर के Cl2 बनाया है। ठीक है, तो सिमिलर कंडीशन में सिमिलर एटम्स यहाँ पर रिएक्ट करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डाल्टन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में लिखा गया था कि ये चीज कॉन्फ्लिक्ट करती थी अवोगाड्रो लॉ से, कि डाल्टन जी कहते थे कि कभी भी सिमिलर टाइप के एटम्स आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। मतलब अगर 2 एटम सिमिलर हैं तो वो जल्दी से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर गैलो-सैक का लॉ जैसे था वैसा ही मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन है, अवोगाड्रो लॉ भी सिमिलर है। तो आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो अभी हम बढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की तरफ। ठीक है, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कंफ्लिक्ट करती है और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है। तो हम कुछ बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की तरफ। पहले मैं लिखूंगा कुछ पॉइंट्स। तो ये कुछ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कई सारे पार्ट्स उन्होंने बताए थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर अपनी बहुत सारी इन्होंने एक्सप्लेन किए लॉस को, या बहुत सारी चीजें बताई उसके अंदर। तो हम पहले तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या उन्होंने बताया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फेलियर रहा और क्या क्या प्रॉब्लम्स रही और क्या क्या हमें फाइंडिंग हुई इसमें। तो पहला पॉइंट जैसा था इनका कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज एटम। तो एक इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है एटम, जिसको इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है ये एलिमेंट, और उसके इनविजिबल पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। तो हाँ, इतनी बात तो सही रही कि बहुत छोटे छोटे या स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको एटम बोला गया। बाद में भी आज भी जो थियरी है उसके अकॉर्डिंग एटम बोला गया उसको, लेकिन वो इनविजिबल नहीं रहा। उन्होंने उस वक्त बोला था कि वो एक इनविजिबल पार्टिकल की तरह से होता है, और वो इस पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, और उस पार्टिकल को बोलते हैं एटम। ठीक है, तो आज की जो अकॉर्डिंगली आज जो हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग एटम विजिबल है और कंसिस्ट ऑफ, और हाँ इतना पता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दूसरा नंबर है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर।
मतलब कि अगर हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, अगर ये सॉलिड पार्ट है, अगर इस सॉलिड पार्ट के मान लो हमने 5 पार्ट काटे और 5 डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हमने 5 एटम निकाले, मान लो एक एलिमेंट से, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो हमारे पास अगर 5 एटम है इसी सेम एलिमेंट के, तो इन सेम एलिमेंट के 500 एटम एक दूसरे से रिलेट करेंगे और सिमिलर होंगे। तो एटम ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अगली बात रही वो ये रही कि अगर हम एक ही एलिमेंट के 5 डिफरेंट डिफरेंट एटम की बात करेंगे या किसी भी कितने भी नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे, तो वो सारे एटम एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रखेंगे और सिमिलर होंगे। ठीक है। Atoms of different elements differ in particle and have different masses and size. मान लो एक एटम, मान लो एक एलिमेंट है हमारे पास सोडियम का, एक एलिमेंट है मैग्नीशियम है, और एक एलिमेंट है मान लो सिलिकॉन है। तो अब सोडियम के पार्ट में से हमने मान लो एक एटम को निकाला है, ठीक है, और मैग्नीशियम के भी पार्ट में से हमने मान लो एक एटम को निकाला है, और सिलिकॉन के पार्ट से भी मैंने हम अगर एक एटम को निकाला है, तो ये जो एटम होंगे ना, क्योंकि ये अदर एलिमेंट्स के हैं, इनके पास जो साइज होगा अपना अलग होगा, एक दूसरे से अलग होगा। मान लो ये ए है एटम, ये बी है और ये सी है, तो ये जो ए बी सी एटम होंगे ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, इनके जो साइज होंगे वो डिफरेंट होंगे, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी और इनका मास भी डिफरेंट होगा। तभी अगर मान लो एक मान लो सोडियम के हमने 11 एटम लिए हैं मान लो, या 12 एटम लिए हैं, नंबर ऑफ एटम कितने मिले, मान लो 100 एटम हमने लिए हुए हैं, और मैग्नीशियम के मान लो हमने 100 एटम लिए हुए हैं, तो ओवरऑल जो मास आप निकालोगे ना इनके एटम्स का, तो वो तो मास कैलकुलेशन होगा पूरा मतलब एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप मास निकालोगे तो मैग्नीशियम का मास और सोडियम का मास एक दूसरे से डिफर करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो एटम है उसके पास जो मास है एटम के अंदर, यस। उसके बाद थर्ड है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये बता ही दिया। उसके बाद चौथा पॉइंट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन द सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो सच एज 1:1, 1:2, 1:3। अगर एलिमेंट का कोई रेशियो है, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के पास मान लो 2:1 का रेशियो है एलिमेंट का रेशियो, और इसका मास रेशियो अगर आप निकालोगे तो ये 2:16 होगा, मतलब कि ओवरऑल मास रेशियो 1:8 का आएगा, और अगर एलिमेंट का रेशियो निकालोगे तो 2:1 का आएगा। ठीक है, अब सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो जो है ना वो इसका सिमिलर होगा, चाहे वाटर अगर बारिश का पानी हो, एक गड्ढे का पानी हो, नल का पानी हो, कुएं का पानी हो, कहीं का भी पानी होगा, उसका जो रेशियो होगा, उसके फॉर्मूले में जो रेशियो होगा मास का, वो हमेशा सिमिलर रहेगा। अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो हमेशा ये 2:16 मतलब कि 1:8 के रेशियो में ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी जगह का पानी हो। तो इन्होंने ये भी बताया कि अगर कंपाउंड है और दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, तो उन एलिमेंट का जो एलिमेंटल रेशियो होगा और जो मास का रेशियो होगा वो दोनों एज इट इज सेम रहेगा, चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी बनाया गया। तो ये ओवरऑल हमारी थियरी रही डॉल्टन की। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो कोई क्वेश्चन है तो अगला पॉइंट है एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट लाइक द मास मैटर होता था ना, मैटर का जो मास कंजर्व होता था, तो मास को ना तो हम फॉर्म कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैसे ही एटम उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, तो आप ना तो उसको क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना तो दूसरे पार्टिकल के एटम में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन लाइक सोडियम का एक है, या फिर मेरे पास मान लो लिथियम का एक एटम है और कोई मैग्नीशियम का एटम है, तो मैं लिथियम के जो एटम होंगे उसको मैं मैग्नीशियम के एटम में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकता, और दूसरी बात उसको ना तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ ना तो डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और ना तो चेंज कर सकता हूँ, तो इंटरचेंज भी नहीं होता इसमें। ठीक है, और जो डॉल्टन का लॉ रहा उसमें कुछ फेलियर्स भी रहे, जैसे कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। क्यों एक कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के जो
जो उसका एटम होता है, दूसरे एलिमेंट का जो एटम होता है, उसके मास से कैसे डिफर करता है या उसके कैसे लॉ से या उसके प्रॉपर्टी से कैसे डिफर करता है, उसको भी एक्सप्लेन करने में वो समझ नहीं रहा। दूसरा था इनका एक नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म द कंपाउंड्स। एक्चुअली कंपाउंड बनाने के लिए रिएक्टिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो आज हमें पता है एक ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करता है और आपस में वो स्टेबल बनाता है, एनर्जी स्टेट को बैलेंस करता है, उसके साथ साथ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है और दूसरे को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पे शेयरिंग करे या इलेक्ट्रॉन को दे या फिर वो डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, लेकिन कैसे भी करके वो आज रिएक्टिविटी के कारण ही एक दूसरे से कंबाइन करता है और कंबाइन करके अपने आप को स्टेबल बनाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए होती है उसको, जो डाल्टन लॉ में नहीं था। और ये वैल्यूम एक गैलोसैक लॉ ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इसके बारे में नहीं एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने उस वक्त भी बताया था कि डाल्टन लॉ नहीं बता रहा था। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड्स टुगेदर डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इसके पास एक मॉलिक्यूल बना, अब मॉलिक्यूल जो बना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बना है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर हुई है तो इसके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है। और मैंने ये चीज डिस्कस की हुई है जिस समय मैं पढ़ा रहा था नॉन मेटल के बारे में, कि वो वॉन्डरवाल फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो उस वक्त जब डाल्टन का लॉ आया तो डाल्टन के लॉ में ये एक्सप्लेन नहीं था कि वो कौन से फोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या क्या रीजन है उनके जुड़ने का। तो क्योंकि रिएक्टिविटी एक रीजन था और उनके बीच का जो फोर्स था वो जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल बन रहा था, जैसे कि मान लो Cl2 मॉलिक्यूल बन रहा था या फिर O2 बन रहा था या F2 बन रहा था या H2 मॉलिक्यूल बन रहा था, तो उनके मॉलिक्यूल बनाने का रीजन था कि उनके पास वॉन्डरवाल फोर्स था और वो जो बॉन्ड था वो कोवेलेंट बॉन्ड था। तो कोवेलेंट बॉन्ड और वॉन्डरवाल फोर्स था और वो रिएक्टिविटी एक रीजन था उस बॉन्ड के बनने का। तो ये चीजें उनमें एक्सप्लेन नहीं थी। तो ये हो गया फेलियर, और मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी इसके पोस्टुलेट के बारे में। तो इट्स ऑल अबाउट द डाल्टोनिक थ्योरी। इस पे जो ये चौथा पॉइंट है कंपोजिशन पे, इसमें मैंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला भी बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन भी करे हुए हमने। तो अगर कोई दिक्कत है तो अभी बता सकते हो।